नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में जो आपका आबकारी प्रवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, अब उसको एग्ज़ाम के कम दिन बचे हैं। देखो, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। मई मंथ में या फिर आपका जब जून में, जहाँ तक है आप रेडी रहिए। 10 दिन पहले आपको आयोग बताएगा कि आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आज का जो सेट रहेगा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने यहाँ पे 27 का सेट रखा है आपके लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन भी हैं उसमें, ठीक है। तो अगर आपने इसमें से अगर 765 भी अगर स्कोर कर लिया तो ये समझिए कि आपकी प्रिपरेशन क्या है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम हिंदी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अतिवादी सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, अतिवादी सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, आप क्या करिए, जब तक मैं यहाँ टिक करता हूँ आंसर में, अपना भी आंसर दे दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और जो पेपर है, ये सेम टू सेम आयोग का रिसेंट में जो पूछा गया एग्जाम था, वीडियो वीपीडीओ का, ठीक है, 31 दिसंबर को, तो वो पेपर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, जो आप लोकोक्ति उत्तराखंड के जो मुहावरे और जो उत्तराखंड की भाषा है, ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली, उसके लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज का पूरा पेपर आपका वही है, इसलिए आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, ठीक है। तो सेकंड है, जैकी ज्वेन है, वीक क्वीन है। मतलब जो जुए हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि जिसकी ज्वेन है, मतलब उसके कोई नहीं, वीक है, क्वीन है। तो इसमें जुए शब्द का अर्थ बताना है, ठीक है। तो घरवाई, जिठान, घरवाव या फिर ईजा, ठीक है। तो जुए मतलब क्या होता है, घरवाली, जो पत्नी होती है, ठीक है। जो पत्नी होती है आपकी, वो क्या होती है यहाँ पे, घरवाली होती है। तो मतलब जुए का अर्थ यहाँ पे होता है आपका घरवाली, ठीक है। जिसकी घरवाली नहीं है उसका कोई नहीं है, मतलब इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, तीसरा है यहाँ पे। देखिए, तीसरे में क्या दिया हुआ है, समय घटना, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, ठीक है। जो समसामयिक करंट अफेयर जो घटनाएं वगैरह रहती है, ठीक है, करंट की, तो उसमें जो आधारित जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होता है, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलेख कहा जाता है। तो फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अगला है, किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, ठीक है। अगर किसी विशेष समाचार, कोई विशेष समाचार होता है, उसके विशिष्ट जो उसमें विचारात्मक क्या टिप्पणी होती है, तो वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी संपादकीय, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है व्यावहारिक, ठीक है। व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति क्या होती है आपकी, ठीक है। जैसे व्यावहारिक जो होती है, ठीक है। तो आपने धारावाहिक बहुत बार क्या दिखा होगा, सॉरी, ये व्यावहारिक बोला गया है, ठीक है। तो व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं की मंजर उपस्थित क्या होती है, फीचर, जो फीचर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है, किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय तक क्रमशः प्रकाशित प्रकाशित करना। तो ये धारावाहिक, जो आपने धारावाहिक आपने देखा भी होगा, ठीक है, बहुत बार जो आपके दूरदर्शन वगैरह में पहले धारावाहिक जो आते हैं अभी भी, या स्टार प्लस में आते हैं, तो वो होते हैं लंबी समय तक क्या होता है, किसी चीज़ को प्रसारित करना, तो वो धारावाहिक होते हैं। तो आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा बना? 3241, ठीक है। तो 32, तो ऑप्शन नंबर है 3241। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 1 लाइन में पूछे जाते थे, अब यहाँ पे एक चार चार क्वेश्चन का यहाँ पे एक टाइप से पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अगला है चौथा क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। देखिए, दावत, ठीक है, जो दावत होती है, दावत की होती है आपकी आगत शब्द है, ठीक है। जो दावत है आपका, वो क्या है, आगत शब्द है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फोर्थ हो जाएगा। थैला, ठीक है, थैला शब्द है। जो थैला, ये है देशज, जो देश में, मतलब ये है जो तत्सम तद्भव देशज और विदेश शब्द होते हैं, जो देश में जन्मा होता है, ठीक है। जो देश में बना होता है वो देशज होता है। जो बाहर से आया है आगत होता है, या विदेशज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ये 3 हो जाएगा। थैला क्या है आपका, देशज शब्द है। पंकज, पंकज क्या होगा, पंकज होगा आपका योग रूट शब्द। देखिए, पंकज, ठीक है, योग रूट हो जाएगा ये, तो ये 2 हो जाएगा। और तहसीलदार क्या है आपका, ये शंकर शब्द है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4321, ठीक है। तो 4321 ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, क्या करना है, यहाँ पर भी सूची दी हुई है, सूची का मिलान करना है, ठीक है। देखिए, न करने योग्य, ठीक है, जो न करने योग्य क्या होता है, अकरणीय होता है। क्या होता है, अकरणीय होता है। ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है, जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है, जहाँ क्या होता है, पहुँचा नहीं जाता है, ठीक है। तो उसको उसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहता है, अगम्य। क्या कहा जाता है, अगम्य। तो ये आपका 1 हो जाएगा। अगला है, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, उसको क्या होता है आपका, वो होता है अंकिचन। क्या होता है, अंकिचन, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है, जिसकी गिनती न की जा सके, तो वो अगणनीय हो जाता है, ठीक है। अगणनीय आपका ये सेकंड हो जाएगा। तो 3142, ठीक है। तो
4 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। ठीक है, जो रेडियो होते हैं उसमें क्या होता है, आप सब लोग क्या करते हैं, खाली सुनते हैं। ठीक है, रेडियो में खाली आपको सुनाई देता है, आप चित्र वगैरह वीडियो वगैरह नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो दृश्य रूप है, नहीं ये गलत हो जाएगा। दृष्टि श्रव्य नहीं, दोनों नहीं है ये। मूक अवशिष्ट नहीं है, ओनली श्रव्य रूप है। क्या है, रेडियो की भाषा कैसी है, श्रव्य रूप है, तो आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सातवां है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, जो देवनागरी है कि उसके अतिरिक्त जो भाषा लिखी जाती है, अरबी फारसी में, पश्तो अरबी में, कैथी महाजनी में, या उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो किस में लिखी जाती है अगर पूछा जाता है, तो आपका जो देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है आपकी कैथी और महाजनी में। ठीक है, आठवां है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। देखिए, अंतस्थ व्यंजन लौ, उष्म व्यंजन चौ, आगत व्यंजन टौ, या संयुक्त व्यंजन कौ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतस्थ व्यंजन है लौ, ये आपका राइट है। ठीक है, कौ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। चलिए नौवां है यहाँ पे, देखिए सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पर मिलान कर देखिए। आप देखिए सूची वाले क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के 20 क्वेश्चन में से चौथा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए तो कितने पूछे आ रहे हैं इस टाइप के। राहुल घर जा रहा है। ठीक है, ये कैसा शब्द रहेगा, यहाँ पे बात हो रही है राहुल घर जा रहा है, तो क्या है, विधिवाचक, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। राहुल घर जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे घर जाओ, उसको क्या दिया जा रहा है, उसको राहुल को यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है घर जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। अगला है, क्या राहुल घर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या राहुल घर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रश्नवाचक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है शायद। ठीक है, शायद, उसके बाद कॉमा, राहुल घर जा रहा है। अब यहाँ पे संदेह हो रहा है, शायद राहुल घर जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये संदेह हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 3 4 1 2। ठीक है, तो 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए 10वां है, अनु प्लस ऐसन अन्वेषण। ठीक है, तो यह किस संधि के नियमानुसार होगा। यण संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अन्वेषण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसमें यण संधि है। ठीक है, 11वां है, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई उसे कहते हैं। ठीक है, जो जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की जो भाषा है वो जिस पुस्तक में लिखी गई है, पात्रा कहते हैं, सांचो या बगोई, जन्मपोत्री। ठीक है, जन्मपत्री जो होती है, या फिर पासो। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो इसको सांचो या बगोई कहते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे स्थानीय जौनसार की जो ज्योतिष की भाषा वगैरह है इस पुस्तक में लिखी गई है वो है सांचो या बगोई। 12वां है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, तो इस पद्यांश में अलंकार की योजना, इसमें देखना कि कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम सेखी सीता मृग नैनी, तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, 13वां है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कथा को, मुहावरों को, पहेली को, या फिर जागर को। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, जो पहेलियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आपकी 6 से 7 वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के, जो दिखा आपने जुए वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, या इस टाइप से, तो ये कुमाऊनी गढ़वाली सप्तगोश वगैरह है, इनकी वीडियो करवाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहेलियाँ होती हैं उनको कुमाऊनी भाषा में आण कहा जाता है। ठीक है, 14वां है, भटुआ भटा सेमी क्या है। ठीक है, देखिए अब ये भी उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्थानीय क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी संस्कृति पे। तो ये भटुआ स्थान है, वनस्पतियाँ हैं, वस्तु है, या फिर बर्तन है। ठीक है, तो भटुआ भटा सेमी क्या है, ये आपकी वनस्पतियाँ हैं। क्या है, आपकी वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, छिक्कल कामची उड़ायली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चन एक बुक का क्या था कि फ्रंट पेज पे लिखा होता है, बुक का नाम है। ठीक है, तो वो भी पूछ लिया गया था। देखिए, तो उत्तराखंड की लोक कथाओं का संग्रह है, उत्तराखंड के लोकगीतों का संग्रह है, उत्तराखंड की भाषाओं का कहावत कोश है, या फिर उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश है। तो छिक्कल कामची उड़ायली ये क्या है, उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश है। ठीक है, एक बुक भी है उसके फ्रंट पेज पे। अब आपको इस टाइप पे कोई बुक वगैरह दिखती है तो उसको आप नाम भी याद करिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां है, आँखन है आंसू ऊनी घुंघन है जय के ऊनी। इस लोकोक्ति का सही होता है। देखिए लोकोक्तियाँ भी पूछी जा रही हैं, तो आँखन है आंसू ऊनी मतलब आँखों से आंसू आ रहे हैं,
घुनन है जय के ऊनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, आंख से आंसू आते हैं, घुटनों से जो क्या आते हैं। ठीक है, अगला है आंसू घुटनों से नहीं आते। अगला है आत्मीयजनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं, दूसरों का दुख देखकर आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंखन है आंसू ऊनी, घूनन है जेके ऊनी। तो इसका जो सही अर्थ है तो वो है आपका आत्मीयजनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। 17वां है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है पूछा गया। ठीक है, देखिए पक्ष का विपक्ष होता है, आस का पास, थोड़ा बहुत, नम्र, धुस्र। ठीक है, तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा, तो देखिए आस का पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो विलोम क्या है आपका, इसमें से पक्ष का विपक्ष था, ये सही था आपका, थोड़ा बहुत ये भी सही था, नम्र का धृष्ट ये भी सही था, बट आसपास ये आपका गलत था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य पूछा गया है। छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति। ठीक है, जो छिटाण होते हैं, ठीक है, तो इसमें गलत पूछा गया है। तो ये सही बात है, जो छिटाण होता है वो जब बूंदाबांदी होती है तो कहते हैं कि छींटे गिर रहे हैं, मतलब छींटे गिर रहे हैं मतलब छिटाण मतलब। ठीक है, ये कुमाऊनी गढ़वाली में इसको छिटाण कहा जाता है। अगला है बर्ख का अर्थ है वृष्टि। अब बर्ख मतलब जब वर्षा होती है उसको बर्ख कहा जाता है। ठीक है, बरखा आ रही है मतलब बर्ख ऊना भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो वृष्टि ये भी आपका सही है। अगला है छड़ का अर्थ है झड़। ठीक है, झड़ झड़ कहते हैं, छड़ नहीं झड़। झड़ का लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि, मतलब बहुत दिनों तक जब बारिश होती है तो कहते हैं कि झड़ लग गया है। ठीक है, तो झड़ लग गया, लगातार 3-4 दिन तक बारिश होती है तो झड़ लगना उसको कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो छिटाण का अर्थ है अतिवृष्टि, नहीं, छिटाण का अतिवृष्टि नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका डी असत्य है यहाँ पे। ठीक है, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल कहाँ पहुंचा दिया गया है, इसलिए आपको अब थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुमाऊनी गढ़वाली का जो ये शब्दकोश वगैरह है, जो आपके लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ठीक है, अनेकाधि शब्द हैं कुमाऊनी गढ़वाली जौन सारी, इनको भी थोड़ा इनके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेरिट 1 नंबर से ऊपर नीचे हो जाती है। 19वां है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। ठीक है, अगर पराई वस्तु के दिखाव, अगर पराई जो वस्तु होती है उसमें दिखावे के जो कष्ट होने की स्थिति, तो मांगी खाणु, मरोड़िक रणु, वीराणा सोनान, नाग देखुणु। ठीक है, सोण मड़ी सासू, भादो एन आंसू, रोण मनसा छे बल, आँखा थचाक लगी। ठीक है, तो पराई वस्तु में क्या होता है कि जो दिखावे, पराई वस्तु के दिखावे में जो कष्ट होने की स्थिति में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि वीराणी सोनान, मतलब वीराण मतलब दूसरे, वीराण मतलब होता है दूसरा मतलब। ठीक है, तो पहाड़ी में ये कहते हैं वीराण मतलब दूसरा, तो सोनान मतलब सोना, नाग देखो मतलब उनकी चीज़ों में क्या है, नाग देखो मतलब अपने आप को दिखाना, दूसरे की चीज़ पहन के भी अपने को दिखाना। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20वां है, गढ़वाली शब्द उडवार, ठीक है, संबंध में निम्नलिखित कथनों में तथ्य उपयुक्त है। देखिए अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे उडवार का अर्थ। ठीक है, यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सही है। ठीक है, जो जजमान वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उडवार शब्द जजमानी प्रथा है एक। ठीक है, इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। अब ये होता है, आपने देखा होगा कुमाऊं में भी, अब गढ़वाल में भी ये होता है कि जो जजमान वगैरह आते हैं, ठीक है, उन लोगों को अनाज वगैरह जो दिया जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। तो ये इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट है। अगला है, इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है, नहीं, वो अलग है, वो आपका क्या कहते हैं कि आदान प्रदान जो करते हैं वो अलग प्रथा है। ठीक है, वो उडवार के अर्थ नहीं आती, तो गलत हो जाएगा। अगला है, पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोलवादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता है। अभी भी देखा होगा आपने, जो कुम्हार लोग होते हैं, मतलब जो क्या करते हैं कि दराइते वगैरह जो काटते हैं, ठीक है, ये सब होती हैं, तो वो लोग अभी भी क्या करते हैं, यहाँ पे उनको अनाज वगैरह दिया जाते हैं। खासकर हमारे घरों में भी, जो कुमाऊं के अंदर में क्या होता है, ये प्रथा अभी भी चालू है कि जो चीज़ें हम मतलब चीज़ें करते हैं तो उसके बाद उन चीज़ों को उनके बदले, पैसे के बदले अभी भी उनको अनाज दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो 1, 2, 4, ठीक है, तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चनों में, किस टाइप क्वेश्चन थे, एक अलग टाइप का आपका पैटर्न दिखा होगा आज। चलिए अब हम अगले पढ़ते हैं, अगले करेंगे हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आएंगे, फिर हम 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के करेंगे। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के भी रहेंगे। 21वां है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट जितनी भी 20 कमेटियां हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्सिंग कमेटी हो या फिर आपकी चिलैया समिति हो, लकड़वाल कमेटी हो, इन सब के ऊपर एक वीडियो बनाई है 10-12 मिनट की, आप उसको देखिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कमेटी का अभी 3 से 4 एग्जाम हुए थे, आरओ का एग्जाम, ईओ का एग्जाम या फिर वीडियो का एग्जाम, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देखिए उसको। देखिए अब यहाँ पे कर सुधार जो टैक्स रिफॉर्म था, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म
इसके लिए जो बनी थी कमेटी, ठीक है, वो थी आपकी चेल्लैया समिति। कौन सी थी? चेल्लैया समिति, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है, ठीक है। IPv4, IPv6, IPv11 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से अगर पूछा जाता है कि इसमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का वैध संस्करण नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो IP, ठीक है, IPv11 हो गया होगा, इसका वैध संस्करण नहीं होगा, ठीक है। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फिर से सूची वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। अब यहाँ पे सूची में दिया हुआ है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और साथ में यहाँ पे पास दिए गए हैं, ठीक है, जो पासेज हैं दर। यहाँ पे देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो आपका है रोहतांग पास। कौन सा है? रोहतांग पास। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, सेकंड हो जाएगा। उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में आप मेन बेसिकली आप देखते तो लिपुलेख पास है, ठीक है, उसके बाद आपका नीति पास है, मालनी पास है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये होगा नीति पास, तो आपका ये थर्ड हो जाएगा। अगला है सिक्किम। अब सिक्किम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज में भी रहता है बहुत बार, ठीक है। नाथुला दर्रा, नाथुला कभी चाइना बहुत बार क्या करता है, जो भारत में घुसपैठ करता है तो नाथुला दर्रे के पास से ही करता है, ठीक है, सिक्किम में। तो जहाँ पे क्या है, चिकन नेक भी उसको कहा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो दिहांग पास कहाँ है आपका? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1, तो राइट ऑप्शन 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचायती राज डे कब होता है, ठीक है। तो पंचायती राज डे जो होता है आपका, वो आपका 24 अप्रैल होता है। इसको आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया था, ठीक है। और इसको आपका 11वीं अनुसूची है जो, ठीक है, शेड्यूल 11 में इसको ऐड कर दिया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ से हो गई। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये तो बेसिक था जो मैंने बताया आपको, ये तो पूछ लाया था बहुत बार, ठीक है, आपके कहीं से भी पॉलिटी के अंदर। अब मेन क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्या बोला गया है कि उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है। देखिए ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि अभी 2016 में क्या किया गया यहाँ पे, अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपना पंचायती राज यहाँ पे अधिनियम लागू कर दिया गया, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है पर अभी है, ठीक है। अगला है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये आपका 1/3 सीटें क्या महिलाओं के लिए आरक्षित है? नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है। यहाँ पे 50% सीटें क्या आरक्षित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को घुमा देता है वो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला है खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो ये भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा? राइट ऑप्शन बना 3 and 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको आता होगा, बट क्वेश्चन को अभी क्या करने की वन लाइनर से हटा के यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना देना है, जहाँ पे अगर आपको एक दो चीज़ें आते हैं एबिलिट आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, ठीक है। अगला है रीड ओनली मेमोरी जिसको रैम कहते हैं, ठीक है, रोम रैम। अगला है कैश मेमोरी, या फिर अगला है मैग्नेटिक डिस्क। तो इसमें से मुख्य मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसमें जो मैग्नेटिक डिस्क होता है ये क्या होता है आपका मुख्य मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। देखिए अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है यहाँ पे, ठीक है। अगला है यहाँ पे कथन दूसरा, यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं को केंद्रित है। अगला है अभ्यर्थियों को पूर्ण सामाजिक समावेश को सुनिश्चित किया गया है। अब देखिए इसमें से कौन सा यहाँ पे राइट है, ये पूछा गया है। अगर हम पहले बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, DDU GKY बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदान कार्यक्रम है, ये आपका सही है, ठीक है। अगला है यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है। नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। अगला है अभ्यर्थियों को पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है। हाँ, ये भी सही है। इसके अंदर क्या किया गया कि जो अभ्यर्थी हैं उनको पूर्ण सामाजिक जो समावेश है, ठीक है, उसमें चीज़ें सुनिश्चित की गई हैं उसके लिए। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो करंट अफेयर वगैरह दिया गया उसको वन लाइन में नहीं पढ़ना है, उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है कि उसके कार्य क्या है, उसमें किसकी चीज़ों को कितनी % सब्सिडी मिल रही है, किसकी एज के युवाओं के लिए है, या कितने हज़ार रुपये तक का, मतलब डेटा भी याद करना है।
कहने का मतलब है यहाँ पे आपको डेटा भी याद करना है, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है क्योंकि रिसेंट में इजराइल के साथ वहाँ पे जो वॉर वगैरह चल रही थी, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इजराइल की प्रश्न में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो मैं हमेशा जितनी बार भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ या और भी वीडियो लेके आता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि उत्तराखंड के जो मैप है, ठीक है, उत्तराखंड का मैप, साथ में इंडिया का मैप, ठीक है, और इसी क्रम में जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप की भी थोड़ा कमांड कीजिए। और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो जैसे आपकी अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इसके यहाँ पे बहुत सी कंट्री हैं, छोटी छोटी कंट्रियाँ जो एक दूसरे को मिली हुई हैं, तो यहाँ पे बहुत इस यहीं से हमेशा जो भी आपका यूपीएस कितना बड़ा एग्जाम भी हो तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री की जो सीमा है साझा करती हैं, या आपकी जो भूमध्य सागर है वहाँ से कौन कौन से साझा करती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैप को दिखा करिए, मैं हमेशा कहता हूँ करंट अफेयर के अकॉर्डिंग करंट को स्टैटिक के साथ मिलकर पढ़िए तो आपकी चीज़ें हमेशा आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर आपको मैप देखा ही नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप कहीं नहीं पाएंगे, आप स्किप करके आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते हैं, देखिए सीरिया, जॉर्डन और लेबनान ये क्या है, इजराइल की सीमा के साथ साझा करते हैं। वह ईरान क्या है, बहुत थोड़ा साइड में आ जाता है ईरान, ठीक है। तो यहाँ पे ईरान क्या, ईरान किस किस को यहाँ पे टच करता है, तो बेसिकली आपने देखा होगा, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ ईरान टच करता है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ टच करता है, तो ये थोड़ा साइड साइड को आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा ईरान यहाँ पे। बाकी सीरिया, जॉर्डन और लेबनान क्या करते हैं, इजराइल की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पहला है, अब अनाज दिया हुआ है, साथ में ग्रंथों में वर्णित नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब जो हमारे ग्रंथ हैं ऋग्वेद वगैरह, उनमें जो अनाज थे उनके नाम क्या थे करके, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा ऋग्वेद के टाइम इसमें पूछा गया था कि जो सिंधु रिवर है उसका नाम क्या था, ठीक है, व्यास का क्या नाम था, इस रावी का क्या नाम था, तो इस टाइप से ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अब चावल क्या था, ठीक है, इसका नाम ब्रीही था, ये आपका सही है। अब इनने पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो पहला सही है। अगला है उड़द, मास, उड़द आपको पता है ये मास का ये राइट है, ये भी। जौ, जौ यव, ये भी जो सबसे पहले कहा जाता है कि जौ ही मिला था करके, ठीक है। अब लास्ट में गेहूँ, गेहूँ गोमत, ठीक है, गेहूँ गोमत नहीं कहा इसका नाम, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि अभी 2023 में था, ठीक है, 18वीं जो शिखर सम्मेलन G20 का, जिसमें 20 कंट्री हैं वर्ल्ड की, तो इसका जो अध्यक्ष तो भारत था, ठीक है, भारत के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है उसके अंदर ये सितंबर के टाइम पे जो लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें 20 देशों के डेलीगेट वगैरह आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार क्या किया गया था, एक नई कंट्री को इसको G20 का पार्ट बना दिया गया, मतलब अब G21 हो जाएगा, G20 छोड़ के, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऐड की गई है, यूरोपियन संघ, अफ्रीकी संघ, संयुक्त अरब अमीरात या फिर बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें जो ऐड की गई थी वो की गई थी अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया, ठीक है, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी ये, ठीक है, इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉलिटिक के अंदर ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, अच्छी इंपॉर्टेंट थी। अब किस सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट था उसके द्वारा निर्णय देते हुए कहा कि संसद क्या है, मौलिक जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ पे आते हैं, अनुच्छेद आपके जो अनुच्छेद 12 है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी भारत के सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट पता होना बहुत जरूरी है अपने, ठीक है। तो संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, तो ये पवित्र प्रकृति के हैं। किस वाद में कहा था, चंपाकम दोहराइचवाद 1951 में ये कहा गया था, केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया था, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में कहा गया था, या फिर गोलकनाथवाद 1967 में कहा गया था। तो ठीक है, तो जो गोलकनाथवाद 1967 आया था तो इसमें ये चीज़ कहा गया था, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट केस माना जाता है, ठीक है। इसने भारत के संविधान को हिला के रख दिया, मतलब इसने इतना पावरफुल स्टेटमेंट दिया था कि चीज़ें यहाँ पे जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, जो प्रस्तावना है, तो उसको मान लिया गया था कि ये क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है किसका, हम कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट राइट हो जाता है। तो आपका गोलकनाथ याद इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है, कभी चंपाकन पूछ लेता है, कभी केशवानंद पूछ लेता है, कभी मिनरवा, कभी गोलकनाथ पूछ लेता है, ठीक है। 31वां है, मेक इन इंडिया पहले 4 स्तंभ पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इन 4 स्तंभों में से एक नहीं है। देखिए अभी रिसेंट में वीडियो के आपके 3 पेपर हो गए हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 लीक पेपर हो गए थे उनका है और एक जो नया हुआ था अभी, तो तीनों में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया गया है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो 4 स्तंभ है इसमें से बोला गया कि कौन सा एक नहीं है, ठीक है। देखिए नई प्रक्रियाएं, ठीक है, ये थी जिसको न्यू प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, न्यू प्रोसेस ये था। नई बुनियादी ढांचे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर ही बात की गई थी। नई सोच, ठीक है, नई जो न्यू माइंडसेट, इसके ऊपर ही बात की गई थी मेक इन इंडिया के अंदर। बस हमारा जो नए गंतव्य है, ठीक है, डेस्टिनेशन, न्यू डेस्टिनेशन, ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 32वां है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सेलिनोमीटर, लवणता मापक, ठीक है, जो सेलिनोमीटर है ये क्या करता है, मेजर सैलिनिटी को मेजर करता है, नहीं। इसमें तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका राइट है। अगला है थर्मोमीटर, ताप मापक, ये मेजर टेम्परेचर को मेजर करता है, ये भी सही है आपका। अगला है बैरोमीटर, ठीक है, तो बैरोमीटर क्या करता है, एयर स्पीड, क्या ये वायु गति मापक है, नहीं है बैरोमीटर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यहीं गलत पूछा गया था। अगला है क्लाइनोमीटर, ये ऊंचाई मापक है, ठीक है, मेजर हाइट को मापता है, ये भी आपका सही है। तो आपका सी यहाँ पे, डी कौन सा, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, युग्म सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर पढ़, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, ठीक है। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थाओं की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के निवेश का दायरा बढ़ाना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो विदेश नीति वगैरह है, जो ठीक है, या फिर विनिवेश नीति है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह होता है पॉलिसी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग जो अंडरटेकिंग वाला जो रहता है, ठीक है, तो इसके ऊपर से भी ये क्वेश्चन बन गए थे। इसलिए देखिए अब यहाँ पे कौन सा राइट है, अगर हम बात करते हैं तो भारत में विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ठीक है, एवं वित्तीय संस्थान को न्यूनतम उपस्थिति निजी क्षेत्र के निवेश का दायरा बढ़ाना है, ये आपका सही है, ठीक है, क्योंकि सरकार ऐसा करती है, इसकी वजह से तो हमारा रेवेन्यू वगैरह चीज़ें आती हैं। अगला है भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश में प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र में, अब देखिए जब विनिवेश में चीज़ों को उगाएंगे उसके बाद तो सामाजिक क्षेत्र में सरकार क्या करेगी, जुटाकर सामाजिक क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाएगी ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो कथन कथन सही है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 34वां क्वेश्चन, MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियां प्रयोग की जाती हैं। देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है, तो फिर अगला है अल्ट, ठीक है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, या अगला है डी, ए या बी दोनों। तो MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे एक तो कंट्रोल बैक स्पेस का यूज करते हैं और साथ में कंट्रोल डिलीट का यूज करते हैं, तो ए या दो या बी दोनों करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कुल को सही उत्तर चुनिए। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर मैंने अभी बजट की जो वीडियो कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बजट शब्द जो है आर्टिकल कितने में आता है, देखिए भारत के संविधान में बजट शब्द का यूज नहीं हुआ है, वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग हुआ है, ठीक है, तो आर्टिकल 112 के अंदर ही आता है, तो बजट का हो जाएगा वार्षिक वित्तीय कथन, तो फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड, ये आपका तीसरा हो जाएगा। अगला है नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ भी देता है कि कब बना था, तो 12 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था, ठीक है, जो क्या करता है, वित्त देता है किसको, कृषि के एग्रीकल्चर के अंदर चीज़ों को, मतलब एग्रीकल्चर बैंक कह सकते हैं, कृषि के लिए बैंक है वो, ठीक है, नाबार्ड हमारा। तो नाबार्ड की अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नाबार्ड का संबंध किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा HSG बैंक संबंधित कार्यक्रम, ठीक है, SSG तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फेमा, अब फेमा की बात करते हैं तो फेमा का किससे संबंध है, ठीक है, जो फेमा है, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी वगैरह करता है, ठीक है, तो फेमा का संबंध है, ये हो जाएगा आपका आर्थिक सुधार से, किससे है, आर्थिक सुधार से, तो आपका 1। अगला है CPI का संबंध आएगा मुद्रास्फीति से, ठीक है, तो किससे हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, CPI उससे हो जाएगा, तो राइट, तो कौन सा बना, ये बना हमारा सेकेंड, तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है, अच्छी लग रही होगी। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको करा दूं, क्योंकि थोड़ा आप लोगों की जो डायरेक्शन होगी चेंज होगी, आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ना, इस पेपर थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आज इस पेपर को रखने का यहाँ पे सोचा। चलिए 36वां है,
मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन या फिर परमेश्वर वर्मन वन। ठीक है, तो जो मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति है तो इसके लेखक कौन है यहाँ पे, ये तो आपके महेंद्र वर्मन वन थे। ठीक है, अगला है 37वां क्वेश्चन, उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, हर्ष, ग्रहवर्मन या फिर राजश्री। तो उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी धारण की थी, ये की थी हर्ष के द्वारा। किसने की थी, हर्ष के द्वारा। ठीक है, 38वां है, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को, मदुरै को, तूतीकोरिन को या फिर मैट्टूर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोयम्बटूर है, ठीक है, तो कोयम्बटूर को यहाँ पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं। ट्रोजन हॉर्स, डिनायल ऑफ सर्विस, अवांछित ईमेल जिसको स्पैम कहते हैं, या फिर फिशिंग। तो इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो इसको डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। मतलब ठीक है, जिसमें क्या होता है कि साइबर हमले की पहचान करके हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करता है। ठीक है, और किसी वेबसाइट या नेटवर्क के संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर हमारा 40वां क्वेश्चन, देखिए फिर से सूची वाला क्वेश्चन आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में मैंने इन्हीं क्वेश्चन को ट्रेंडिंग में देखते हुए इन्हीं टॉपिक, देखो मैं पूरा तो नहीं करवाता हूँ बट मैं जो टॉपिक ट्रेंड में होता है, जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आप हर कोई पढ़ते हैं, ठीक है, बुक तो आप हर कोई पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्टेड चीज़ें मैं करवा देता हूँ, आप वीडियो देखा करिए। ठीक है, अब जैसे मैंने जो ये भारत अधिनियम है, जितने भी अधिनियम थे, ठीक है, 1935 का, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इनके इंपॉर्टेंट वर्क क्या थे, ये कब हुए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी थे पिट्स इंडिया एक्ट से लेके सभी करवाए हुए हैं। 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आप एक बार देखिए उसको, आपके क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1861 का जो आया था, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम हुआ था, ठीक है, वो देखने हैं। तो यहाँ पे जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब किसमें हुई थी, कब से हुई थी, तो जो भारत परिषद अधिनियम 1861 का हुआ था। ठीक है, तो तब से उससे हुई थी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, 1909 का जो अधिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ठीक है, तो इसी में की गई, सॉरी गलत कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का। ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात 1909 में हुई थी। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1919। अब भारत शासन अधिनियम 1919 का जो आया था उसके अकॉर्डिंग द्विसदनी व्यवस्था की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, द्विसदनी व्यवस्था की बात की गई थी, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, इसका काम था जो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी, और यहाँ पे केंद्र में ये शुरू कर दिया गया था। कहाँ पे, केंद्र में शुरू कर दी गई थी, पर प्रांतों में यहाँ पे द्वैध शासन समाप्ति कर दी गई थी। तो ये आपका 1 हो जाएगा। मैंने करवा रखा डिटेल में, आप जाके देखिए कि वीडियो को एक बार, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो राइट हो जाएगा 3241। ठीक है, तो 3241, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। 41वां है, कथन 1, राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रह तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति की विषय वस्तु हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगर हम यहाँ पे राजकोषीय नीति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है, तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर जो होता है उसका इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी। ठीक है, मतलब जो राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रह तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, ये आपका क्या है, राइट है। यहाँ पे क्या है, राइट है। ठीक है, पर अगला इसने बोला गया कि जो दोनों है, ठीक है, जो आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों क्या है, मौद्रिक नीति के विषय वस्तु नहीं, ये मौद्रिक वस्तु की क्या है, विषय नहीं है, किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले तक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं 42वें क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उड़ीसा के अंदर वर्ल्ड लेवल पे जो हॉकी के वर्ल्ड लेवल के वहाँ पे क्या है कि जो नवीन पटनायक के हैं वहाँ के सीएम है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं हॉकी की टीम को, स्पॉन्सर भी करते हैं हॉकी के, उनने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना दिए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे अभी 2023 में क्या हुआ था उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में, ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी। ठीक है, उसमें तो जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता था ये कप, जिसे ऑस्ट्रेलिया को, बेल्जियम को, स्पेन को या फिर नीदरलैंड को। ठीक है, तो किसको हराया गया था, तो यहाँ पे बेल्जियम को हराया गया था। ठीक है, तो जर्मनी जीत गया था, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। ठीक, 43वां क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे
देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो ये है पहला आपका, ये सही है। अगला है, यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाता है। देखिए फिर से मैप का क्वेश्चन आ गया है। मैंने बहुत बार कहा है मैप को देखिए, अगर हम मैप बनाते हैं, ठीक है, इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से बना देता हूँ मैं भी, ठीक है, ऊपर का छोड़ दीजिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के बाद आपका उसके साथ में लगता है कौन सा, राजस्थान लगता है। राजस्थान के बाद आपका गुजरात लगता है और यहाँ पे एमपी लगता है। ठीक है, और नीचे आपका महाराष्ट्र हो गया। तो ये वाली बात कर रहे हैं हम, तो ये सब राज्यों से यहाँ से मिल के आता है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है, विदेश निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। तो इसमें से यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है ये बोला गया। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, ठीक है, तो इंक्लूड क्या करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है, जिसको एफडीआई कहते हैं, बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है। तो क्या होता है, विदेश निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संगत निवेश को शामिल किया जाता है। ये बात सही है आपकी, दोनों को रखा जाता है। ठीक है, अगला है, विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया नहीं, प्रत्यक्ष निवेश को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके साथ दूसरी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपको इन चीज़ों के ऊपर जो अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो मैं करवा दूंगा आपको, जिससे कि आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 45वां क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए दादा भाई नेहरू जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इन इंडिया, इनने बुक लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे है, देखिए इनकी अगर बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, दादा भाई नेहरू जी की बात करते हैं, तो इनका यहाँ पे मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, बॉम्बे एसोसिएशन इनसे रिलेटेड है क्या, दादा भाई नेहरू जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनका संबंध है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है बाल गंगाधर तिलक, तो इनका संबंध है द मराठा। ठीक है, द मराठा से इनका संबंध है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। और लाला लाजपत राय द पीपुल, ये आपकी इनकी हो जाएगी, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, विदेशी पूंजी तकनीकल ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। ठीक है, तो कौन से सही है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि विदेशी निवेश क्या, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में काम आती है, सहायक होती है, साथ में विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार भी करने में सहायक होती है। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 47वां है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम होगा मुद्रास्फीति, तरलता तथा मांग में कमी, बाजार में तरलता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, तो उसका जो मेन कारण क्या होता है, तो ये क्या करता है, तरलता तथा मांग में कमी करता है। ठीक है, क्या करता है, रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी एंड डिमांड को करता है। ठीक है, रिड्यूस करता है, तो ये आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को यहाँ करने हैं, कूट करना है। ठीक है, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया हुआ है। देखिए वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वार्षिक प्रतिवेदी जो आता है वो किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल हमारा जो 112 है, मतलब था बजट जिसमें शब्द उल्लेख वार्षिक विवरण किया गया है, तो ये 112 में हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है सांसदों के वेतन एवं भत्ते, देखिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मेन आर्टिकल जो होते हैं पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सांसदों के वेतन एवं भत्ते की बात अगर होती है, तो ये होती है आर्टिकल 106 के अंदर बात होती है, अनुच्छेद 106 जो। ठीक है, अगला है, तो 1 हो गया। धन विधेयक, अब जो मनी बिल है हमारा, ठीक है, तो मनी बिल का जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, तो मनी बिल किस में आता है, ये आता है आपका अनुच्छेद 110 में, किस में आता है, अनुच्छेद 110 मनी बिल। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। और कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार, यह आर्टिकल 392 होता है, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो राइट बना 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 49वां क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम वोलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वोलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दो होते हैं। ठीक है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होता है डब्ल्यूपीआई, वोलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जिसको थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सम्मिलित की जाती है, देखिए अब 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, वस्तु और सेवाएं, एक जो वस्तु होती है, जो कम्युनिटीज होती हैं, या फिर सर्विसेज होती हैं, सर्विस है कम्युनिटीज, ये दोनों ऐड होती हैं। ये 487 वस्तुएं इसके अंदर। अगला है 567 वस्तुएं।
अगला है 687 वस्तुएं सेवाएं, अगला है 697 वस्तुएं। तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेगा यहाँ पे तो इसके अंदर 697 वस्तुएं हैं ओनली, ठीक है। कम्युनिटीज हैं, सर्विसेज नहीं है, याद रखना, ठीक है, खाली वस्तुएं हैं इसके अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्रिमंडल सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे से एक नहीं था? विनियोग, पर्यावरण एवं सतत विकास, प्रतिस्पर्धा नीति या फिर सरकारी खरीद। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो निम्न में से कौन सा, जो सिंगापुर में क्या हुआ था कि 1996 में जो WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं है पूछा गया एक, तो जो पर्यावरण एवं सतत विकास का लक्ष्य था जो था यहाँ पे, उसके ऊपर वहाँ पे बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है ये, तो आज के लिए 50 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो 50 आज रखते हैं पार्ट 1 में, और 50 कल अगले पार्ट में कर लेंगे, तो इससे आप चीज़ों क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए रिवीजन करते ही अपना, और आज के पेपर से आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। अपना कमेंट सेक्शन में अपना इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर अगला पार्ट कल हम करेंगे जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन करेंगे और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और साथ में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। और साथ में अगर आप परीक्षा वाणी की MCQ सीरीज देखते हैं तो आपके लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मैं डेली करवाता हूँ, आप उसको भी देखिए। 30 मिनट की वीडियो होती है, इसमें हर चैप्टर के मैं 200 से 300 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से आप क्वेश्चन आगे एग्जाम में नहीं छूटने वाले, एक आपकी एक वहाँ पे प्रैक्टिस टाइप हो जाएगी, ठीक है। और साथ में बजट की वीडियो देखिए, उत्तराखंड का बजट वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनेक, आज के जो पेपर देखा आपने, अनेकार्थ शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने करवाई हुई हैं, 10 से 11 वीडियोज़ हैं, अगर एक बार देख लेते हैं तो आपकी चीज़ें वहाँ से नहीं छूटने वाली हैं, ठीक है। तो आप उसको देखिए, और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियोज़ हैं वो भी देखिए, क्योंकि करंट अफेयर भी देखिए 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसको भी आप देखिए, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।